नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वो है फिंगर की एक्सरसाइज। फिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने कुछ भी पकड़ना है, कुछ भी छोड़ना है, फिंगर्स चाहिए। अगर आपका हाथ पूरा चल रहा है, कंधा चल रहा है, कोहनी चल रही है बट उंगलियां काम नहीं कर पा रही तो आप किसी चीज को पकड़ ही नहीं पाओगे, राइट? तो इन फिंगर्स का ठीक होना, ठीक से चलना, खुलना, बंद होना बहुत जरूरी होता है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट में ठीक से काम करने के लिए। पैरालिसिस पेशेंट की अगर हम बात करें तो पैरालिसिस पेशेंट में फिंगर्स की कंडीशन दो टाइप से हमें देखने को मिलती है। पहले हम चलते हैं जहां पर वो स्पास्टिक है, यानी मुट्ठी बंद रहती है, अंगूठा कभी कभी उंगलियों के बीच में रहता है और ऐसे बंद रहता है। आप खोलोगे बहुत टाइट, तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, फिर वो बंद हो जाता है। आप खोलते हो वो फिर बंद हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी इतनी स्टिफनेस है उनके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, और जिन पेशेंट के अंदर फिंगर्स रिलैक्स रहती है, यानी हाथ खुला रहता है, बंद हो जाता है, पर जब वो खोलने की कोशिश करते हैं वो खोल नहीं पाते, उनके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए। और तीसरा, जिन पेशेंट में खुल बंद तो रही हैं बट ताकत नहीं है, उनके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए। इन तीनों ही टाइप को डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन पेशेंट से जिनकी हाथ बिल्कुल टाइट है, उंगलियां बिल्कुल टाइट है, खुलती ही नहीं है। तो पहला काम यहां पर आपको पैसिव एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पैसिव मतलब कि आपको अपने दूसरे हाथ से अपनी फिंगर्स को खोलना है। बहुत टाइट है, जैसे मैं कर रहा हूं, दम लगा रहा हूं, वैसे आपको खोलना पड़ेगा और बिल्कुल पीछे तक जहां जाकर आपको दर्द महसूस हो कि अब इससे ज्यादा दर्द मैं नहीं सह पाऊंगा, इतना आपने उसे स्ट्रेच अप करना है। ठीक है? और एक साथ सारी फिंगर्स, एक एक करके नहीं, सारी फिंगर्स। इसमें बस थंब रह जाता है। ठीक है? तो हम थंब के लिए भी कर सकते हैं इसी तरीके से। हम थंब को पीछे अपने इस पार्ले पार्ट से जॉइन करने की कोशिश करेंगे। ये जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तब तक पॉसिबल नहीं है। मेनली भी देखो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बट हम इसे इस तरह से स्ट्रेच अप करेंगे। तो ये हुआ पहली एक्सरसाइज। दूसरी हम क्या कर सकते हैं, अब जब हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं ना तो फिंगर थोड़े टाइम के लिए सीधी रह जाती है, राइट? हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। जो हम आप तिल का तेल आपके घर में होता है, आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, कोई भी तेल सिवाय कोकोनट ऑयल के कोई भी आप तेल यूज करेंगे आपके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, हीट जनरेट कर देता है, जिससे नीचे की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं। उसके बाद है रोटेशन। आप अपनी फिंगर को पकड़िए और इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कीजिए। सारी फिंगर को एक एक करके हम रोटेट करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है? इससे ज्यादा कोई फायदा तो नहीं होता, बट हाँ, कहा जाता है कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी या जो स्टिफनेस है रोटेशन करने में वो खत्म होती है। उसके बाद हम अपने हाथ को दूसरे हाथ से दबा के कोशिश करेंगे कि वो धीरे धीरे बंद हो, एकदम बंद ना हो, धीरे धीरे बंद हो। और फिर हम खोलेंगे, फिर हल्का सा बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, हल्का सा धक्का देके बंद करेंगे, खोलेंगे। इस तरह से मसल की मूवमेंट की वजह से वहां पर हीट जनरेट होती है, मसल रिलैक्स होती है। अब ये जो रिलैक्सेशन होती है फिंगर्स के अंदर, ये परमानेंट नहीं होती। मैं मानता हूं ये परमानेंट कब तक नहीं होती, जब तक ब्रेन की कनेक्टिविटी आपकी मसल से सही तरीके से एस्टेब्लिश ना हो जाए। क्योंकि ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो यस या नो? यस। अब जब ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन का अगर कनेक्शन हमारी फिंगर्स के साथ नहीं है, तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसमें हमारी जो मसल्स हैं वो डिफेंसिव पोजीशन में चली जाती हैं। यानी उंगलियां ऐसे बंद होंगी, हाथ ऐसे ऊपर आ जाएगा और ये अंदर की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये हाथ खुला रहेगा तो किसी न किसी चीज में अटकता रहेगा और पेशेंट गिरता रहता है। तो बॉडी में कुछ इस तरह से सिस्टम है, क्यों है पता नहीं, बट ये सिस्टम है। जैसे ही मसल का कनेक्शन ब्रेन से खत्म हुआ, मसल्स टाइट हो जाएंगी और वो अंदर की तरफ मूव कर जाती है। तो जब तक ब्रेन का कनेक्शन दोबारा मसल से नहीं बनता, तब तक ये हाथ नीचे की तरफ नहीं आएगा, फिंगर्स नहीं खुलेंगी। अब जो दूसरे पेशेंट होते हैं जहां पर हाथ रिलैक्स होता है, फिंगर्स खुली होती हैं, मगर फिंगर्स बंद हो जाती हैं, बट यहां से खोलने में दिक्कत होती है। ठीक है ना? क्योंकि यहां पे कनेक्शन तो बना हुआ है, पावर एक तरफ की है, दूसरी तरफ की नहीं है। तो अपने फिंगर्स को एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करो और यहाँ पे छुओ ऐसे। ठीक है? यहाँ देखो कि कितनी ज्यादा मांसपेशियां होती हैं, कितनी ज्यादा मसल्स होती हैं। अब फिंगर के पीछे की तरफ टच करने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे कितनी थोड़ी सी मसल्स होती है कंपैरेटिवली। हड्डी है ना, बीच में हड्डी है, हड्डी की इस तरफ देखो कितनी ज्यादा मसल और इतनी कम मसल। अब ये ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स में देखने को मिलता है, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग काम कर कर आ रहे होते हैं। जैसे कोई हथौड़ा चलाता है, कोई पंचर वाला काम करता है, उनके हाथ की दोनों साइड की मसल्स अच्छी खासी होती हैं और उंगलियां बहुत मोटी मोटी होती हैं। उन पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पावर आती है वो दोनों साइड की आ जाती है बहुत जल्दी। बट जैसे फीमेल्स हो गई जिनकी फिंगर्स पतली पतली होती है, लंबी लंबी होती हैं, वहां पर ये दिक्कत देखने को मिलती है कि फिंगर्स बंद करने की तो ताकत है, खोलने की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि मसल्स पतली हैं। तो मसल्स पतली होने की वजह से वहां की जो नर्व सप्लाई होती है वो भी
कम होती है, इसलिए वहाँ पे कनेक्शन बनाने में टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है। जब हम अपने ब्रेन पे काम करेंगे, अपनी मसल्स पे काम करेंगे, तो वो कनेक्शंस हमें बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो हम एक्सरसाइज़ वही है, सेम खोलना, बंद करना। अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम जैसे मेरे हाथ में पानी की बोतल है, अब पानी की बोतल की जगह घर में कोई पुराना मोबाइल हो, रिमोट हो, वो लेंगे। उसको हम हाथ अब हमने टेबल पे रखा, हमने पकड़ लिया। अब दिक्कत क्या आ रही है? उँगलियाँ खोलने में। अगर हम स्माइली बॉल को ऐसे दबाते रहेंगे तो क्या होगा? अंदर की मसल्स पे ताकत लगेगी और अंदर की मसल्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जबकि हमें क्या चाहिए? हमें बाहर हाथ खोलने वाली मसल चाहिए और हाथ को बाहर की तरफ कौन खोलती है? कौन-सी मसल्स खोलती है? ये पीछे वाली। अब हमें इनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमने सामान पकड़ा, हल्का, भारी नहीं पकड़ना, हल्का सामान पकड़ना है, इसमें थोड़ा-सा पानी है, अब खाली बॉटल लेना। आपने ऐसे हाथ को खोलना और गिराना है। आपकी प्रैक्टिस क्या होगी? छोड़ने की। आपकी प्रैक्टिस क्या है? कि आपकी उँगलियाँ खिले और ये गिरे। कुछ पेशेंट में हम क्या देखते हैं कि जैसे ही वो हाथ खोलने की कोशिश करते हैं ना, उनका हाथ और टाइट हो जाता है। अंदर से दम लगा रहे हैं खोलने का, बट हाथ टाइट हो रहा है। ऐसे पेशेंट को ना हमें ब्रेन को स्टिमुलस देना पड़ता है। तो आपने कभी देखा होगा लक्कड़ के एक्यूप्रेशर वाले आते हैं, उनमें बहुत सारे कांटे बने होते हैं, जिसको हम रब करते हैं। अब सोचो कि ये बॉटल की जगह मेरे हाथ में वो एक्यूप्रेशर वाला इंस्ट्रूमेंट है। मैंने इसको पकड़ा, अब मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, छूट नहीं रहा और ये हाथ टाइट हो रहा है। तो उसके अंदर जो कांटे हैं ना, वो आपके यहाँ चुभेंगे और आप जब कुछ चीज़ चुभती है तो हम क्या करते हैं? अपना हाथ पीछे खींचते हैं। जैसे कोई चीज़ गर्म छी, आप पीछे हटाओगे ना, तो ऐसे ही सेम आपका ब्रेन को स्टिमुलस मिलेगा और ब्रेन कोशिश करेगा कि अपने हाथ को खोले और यही स्टिमुलस हमने ब्रेन को देना होता है कि इस काम को करने के लिए जो भी लगता है वो करो, वरना आपको दर्द मिलता रहेगा। तो यहाँ पर पेशेंट को थोड़ा दर्द सहना पड़ता है, बिना दर्द सहे ये काम नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है? जैसे बताया, कोई कांटेदार चीज एक्यूप्रेशर वाला जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको ले लेना। बहुत महंगा नहीं है, मेरे ख्याल से 50-100 रुपए का आता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ना है और छोड़ना है और छूटेगा नहीं तो हाथ में दर्द होगा। ये हो गया दूसरे पेशेंट के लिए। अब चलते हैं जो तीसरे क्लास के पेशेंट होते हैं, जहाँ पे उंगलियां बंद भी हो रही हैं, खुल भी रही हैं, बट ताकत नहीं है, हाथ से सामान छूट जाता है और कब छूट जाता है पता नहीं। ऐसे पेशेंट के लिए जो एक्सरसाइज है वो कोई स्पेसिफिक नहीं करवाते हम। आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर सकते हो, स्माइली बोल कर सकते हो, सामान छोड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इससे इतना हमने असर इतने लंबे टाइम में 6-7 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, हमने बहुत ज्यादा नहीं देखा। ऐसे पेशेंट को हम क्या बोलते हैं कि आपने अपने घर के काम और अपने काम खुद करने हैं। जैसे मान लो कि आप कपड़े पहनने हैं, बटन बंद करने हैं, खुद करोगे। आपने नहाना धोना है, खुद करोगे। आपने अपने कमरे का झाड़ू पोछा खुद करना है, अपने कपड़े खुद प्रेस करने की कोशिश करनी है, अपने कपड़े खुद धोने हैं, अपने बर्तन खुद धोने हैं। अपने लिए काम करने में कोई शर्म नहीं होती, पहली बात मैं ये पर्सनली मानता हूँ। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारी जो ये इन पे कंट्रोल है वो रीगेन होना शुरू होता है, क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो हम जब बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो मल्टीपल लेवल्स की जो मूवमेंट्स है ना, वो रीगेन होनी शुरू होती है। यानी रिस्ट की मूवमेंट भी थोड़ी बहुत होगी, फिंगर्स खुलनी बंद होनी भी शुरू होगी, आपका आर्म का जो कोऑर्डिनेशन है कि जितना आप चाहते हो उतना खोलना, वो भी रीगेन होना शुरू होगा। तो आपको अपने काम शुरू कर देने चाहिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज पे स्टक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट तो आनी शुरू हो गई, बट हमने इसे इनहांस करना है। क्योंकि यहाँ पे रेंज तो आ गई, आपके हाथ पैर पूरे खुल रहे हैं, धीरे खुल रहे हैं, ताकत नहीं है, बट रेंज आ गई। रेंज मतलब उंगलियों का बंद होना और उसका पूरा पीछे तक खुलना, ये रेंज आ गई है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, इसकी पावर बढ़ानी है। और पावर कब बढ़ती है? जब हम मसल्स पे कॉन्टिन्यूसली काम करते रहते हैं। क्योंकि जैसे मैं हर वीडियो में, पिछली वीडियोस में मैंने बहुत बोला है, एक जिम गोयर है जो जिम चाहता है, वो अपनी मसल्स को बार बार डंबल लेके करता है, तो क्या होता है कि मांसपेशियां बड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी वेन्स हो जाती हैं, मसल्स इतनी सॉलिड हो जाती है। ऐसा हमें पैरालिसिस पेशेंट के साथ भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें कभी कभी मसल का साइज बड़ा करना पड़ता है कि वो ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल लेकर आए। तो ये 3 टाइप के जो पेशेंट हैं जो फिंगर एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन से कैटेगरी में आप फॉल करते हो मैंने बता दिया। खुद चेक करो अपने हाथ को किस कैटेगरी में फॉल करते हो और उसके हिसाब से एक्सरसाइज को प्लान करो। नहीं समझ में आता, मैं हूँ, टीम अवेलेबल है, आओ बात करो, आपको पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी इस बीमारी से आपको निकालने में। आप इसी के साथ आप सभी से चलेगी आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।